अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब बोले हैं और अच्छा खासा बोले हैं। उन्होंने बताया है कि वो इमरान खान साहब के साथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हुकूमत को ऑपरेशन के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट को क्या कहा है, इसके हवाले से बात करते हैं। और जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने क्यों मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ बयान दिया है, इस पर बात करते हैं। और इसके साथ साथ हम जो मुआशी इशारे हैं वो दोबारा से परेशान कुन साइड पे जा रहे हैं। और हुकूमत तो कह रही थी कि हम बड़ा ज़बरदस्त संभल गए। इस पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब से। फजल रहमान साहब का इंटरव्यू किया है अबसार आलम साहब ने, और अबसार आलम साहब ने कुछ सवालात जो हैं वो बड़े एजेंडे के तहत पूछे हैं। अब मैं क्या कहूँ, लेकिन वो सुनना शायद जो आप उस तरह का नहीं चाह रहे थे। फजल रहमान साहब से जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने शुरू तो दहशतगर्दी के हवाले से किया, और उन्होंने अफगानिस्तान के साथ मामलात के हवाले से किया। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक किस्म की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद जो हुकूमत ने एक बयानिया बनाया था कि बड़ा इत्फाक राय हो गया, अगरचे पहले से खबरें आ रही थी, अगरचे सारा कुछ पहले से कामरान मुर्तज़ा साहब बता चुके थे कि इनका इत्फाक नहीं हुआ। PTI ने तो वैसे बाइकआउट किया था। अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से पहले कहा गया, सारे वज़रा ने कहा कि सब वो इत्फाक करके उठे हैं, और तमाम फैसलों बाद में अली मीन गंडापुर ने जाके इंटरव्यू दे दिया। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से फिर ये बात कर तलाल चौधरी ने और बाकी लोगों ने कहना शुरू कर दी कि ये अंदर सारा कुछ इत्फाक करके आए थे, लेकिन बाहर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के इंटरव्यू, क्योंकि वो खुद वहाँ पे थे, तो उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि वहाँ पे क्या हुआ। और उन्होंने कहा कि वहाँ पे अमानत है, इन कैमरा क्योंकि ब्रीफिंग हुई है तो मैं बताना बनता नहीं, लेकिन बाहर आके अजीब अजीब बातें भी शुरू हो गई कर दी गई थी। तो इस हवाले से वजाहत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पे बताया कि पूरी उन्होंने हिस्ट्री बताई कि किस तरीके से अफ़गान को पहले लाया गया यहाँ पे, और फिर उनको बसाया गया और क्या हुआ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए कि आप लोग एक फ़ैसला करके आते हैं, हिकमत अमली बना के आते हैं, और हमें आगे कहते हैं कि आप सपोर्ट करें, और फिर अभी भी हम फैसलों से आगाह नहीं है मुकम्मल तौर पर कि क्या फ़ैसले वहाँ पे हुए हैं। मतलब वो ये नहीं कहते कि आके मौलाना साहब का कहना था कि मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है कि कंसेंसस हो, लेकिन आप लोग पहले से फैसला करके आते हैं और आगे कहते हैं हमें सपोर्ट करें इन फैसलों के ऊपर। तो ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के ऊपर हर आने वाला बंदा जो है वो अपनी चीज़ लेके आता है। एक जनरल आके कहता है कि बाढ़ लगाएंगे, बाढ़ के ऊपर पता नहीं कितना खर्चा कर दिया जाता है, और दूसरा जनरल आगे उसको उखाड़ देता है और आगे कहता है कि जनाब नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया और ये वो फलाना। तो कहते हैं पहले आप अपने उस पर क्लियर हों कि आपने करना क्या है, आप खुद क्लियर नहीं है। तो ये और भी उन्होंने खैर इस दहशतगर्दी कौमी इस्लामी कमेटी के हवाले से बातें की, लेकिन अहम ये थी उसके साथ फिर उनसे जब पूछा गया कि नवाज शरीफ जो हैं उनको आप क्यों देख रहे हैं कि किस किस्म का किरदार अदा करें, तो उन्होंने कहा जी इस वक्त क्योंकि वो खामोश हैं, वो बिल्कुल लाताल्लुक हुए हुए हैं, तो जो कुछ सीनियर लोग होते हैं उन्हें आगे बैठना चाहिए। क्योंकि फजल रहमान साहब काफ़ी अर्से से कह रहे थे, कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन अब उनमें उनसे वजाहत नहीं की गई। फॉलोअप क्वेश्चन होना चाहिए था कि क्या वो ये चाहते हैं कि अपने भाई के खिलाफ जाएं, क्या वो ये चाहते हैं कि इनके साथ अपोजिशन के साथ आगे बैठें, क्या वो अपने भाई के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि अपने भाई को तो वो ऑन करते हैं, उनकी तो वो तारीफ़ें करते हैं, तो भरपूर तरीके से फिर अपनी बेटी को उनकी जो है वो भी इस सिस्टम का हिस्सा है, तो वो इस सिस्टम में रहते हुए इस सिस्टम के खिलाफ कैसे उठ सकते हैं। क्योंकि फजल रहमान साहब तो जिस तरह उनका धांधली का इशू है, वो धांधली का इशू सिर्फ वो KP का तो लेके नहीं चल रहे, वो तो पूरे मुल्क के लिए कह रहे हैं कि धांधली हुई है। तो इस हवाले से और फिर उनसे जब पूछा गया कि इमरान खान के आप नज़दीक आए हैं, PTI के नज़दीक आए हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारे रवैये नरम हुए हैं दोनों तरफ से, और हम करीब आए हैं, और हम मज़ीद भी अब वो करेंगे, लेकिन हम करीब आए हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक साथ दूँ। अभी उन्होंने वजाहत से कहा है कि वो लॉन्ग टर्म में साथ चलने के आती हैं, लेकिन मतलब उनके कहने का मतलब बड़ा सवाल उठता था कि क्या फजल रहमान साहब अगर मिलेंगे तो एहतजाज की हद तक होंगे साथ, या बाद में भी वो PTI के साथ रहेंगे। तो उनके इस सवाल और जवाब का मकसद ये है अगरचे उन्होंने नरम रवैयों की बात की है, ये नहीं कि दोस्ती हो चुकी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं वक्ती तौर पर दोस्ती करूँ और फिर उसके बाद टाइम निकाल जो है वो करूँ, साइड पे हो जाऊँ, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, फिर बल्कि उसके ऊपर सवाल पूछा। अब आप अबसार आलम की अपनी एडिटोरियल लाइन क्या है वो उससे आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा जी ये कुछ अरसे के लिए दोस्ती हो सकती है। उन्होंने कहा जी नहीं मैं तो पक्का। कहते आप चलने के आदी हैं ना, वो दूसरा फ्रीक भी तो आपको वो कर सकता है,
धोखा दे सकता है। कहते हैं ये उनके सोचने की बात है। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि यही चीज़, इसी के ऊपर तो बात हो रही है। यानी कि आप सोचेंगे फजल रहमान साहब ने कहा इसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है, यानी कि वो चाहते हैं कि पीटीआई के साथ लॉन्ग टर्म में चले। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पता नहीं 1400 जो उनका जनरल उसका जो इजलास हो रहा है, 1400 मेंबर उसमें आएंगे, उसमें फैसले किए जाएंगे। अप्रैल में उन्होंने कहा कि हमने ये बुलाया है। तो फजल रहमान साहब जो कि बाहर गए हुए थे, फजल रहमान साहब जिससे पीटीआई बार बार मिलती थी और जो कुछ पीटीआई सुनना चाहती थी, तो ढके छुपे और कहीं पर वाज़ेह लफ्ज़ों में भी उन्होंने कह दिया कि हम जो हैं वो एक दूसरे के करीब आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जरदारी और शहबाज शरीफ के तो वो बिल्कुल करीब नहीं है। नवाज शरीफ साहब को अपना रोल अदा करने कह रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब रोल कैसे अदा करेंगे, ये एक अगेन सवाल है कि वो अपने भाई के खिलाफ कैसे जाएंगे, वो इस सिस्टम के खिलाफ कैसे जाएंगे जिसमें उनके भाई और उनकी बेटी जो है वो अहम हिस्सा हैं। तो ये तो एक बात थी। दूसरी बात, राना सनाउल्लाह साहब और मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मोहसिन नकवी साहब और फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ये इस सिस्टम की गारंटी है कि जितनी देर तक ये रहेंगे ये सिस्टम चलता रहेगा। आपको याद होगा उस बयान को। अब उन्होंने एक और बयान दिया है। अब उनसे जब पूछा गया, राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बाज़ दफ़ा बिल्कुल पार्टी की पॉलिसी या पार्टी के उसको वो नहीं करते। उनके दिल में जो कुछ होता है वो जो कुछ आता है वो कह देते हैं। जिसमें से एक बात उन्होंने कल परसों कही कि जब उनसे पूछा गया कि मोहसिन नकवी कहाँ थे, होगा जी वो क्यों नहीं आए कौमी सलामती कमेटी में, तो उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी नहीं थे लेकिन उनकी कमी को महसूस नहीं किया गया। यानी उन्होंने कहा कि उनका होना ना होना बराबर है। यानी कि वज़ीर दाखिला का होना ना होना कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में बराबर है कि जो वज़ीर दाखिला जो पूरे मुल्क के अंदर अमन व अमान का एक ज़िम्मेदार है, उसके हवाले से उन्होंने ये बात कही है। और फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि ये तो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि उनका कोई लेना देना नहीं, या क्या कहते नहीं नहीं, वो एंकर से कहा इतनी कड़वी बात आप कर सकती, मैं नहीं कर सकता। यानी कि वो करना वो भी चाह रहे थे। फिर आगे उन्होंने कहा जी आपने तो दो तीन वज़ीर लगा दिए हैं और काम के लिए। फिर उन्होंने खुद इशारा किया कि बिल्कुल बाकी वज़ीर तो थे ना वहाँ पे जो दाखिला से मुतल्लिक हैं बाकी थे। तो जब एंकर ने पूछा कि आपने तो दो तीन वज़ीर लगा दिए हैं वहाँ पे एक काम, कहते जी बिल्कुल ये आप ठीक कह रही हैं कि काम जो है वो थोड़ा है, बंदे जो हैं ना उसको हल करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए वो ज़्यादा है। तो ये था बात जनाब साहब राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से कि वो साफ साफ बात करते हैं। अब पीटीआई के ऊपर आता है कि पीटीआई जो है ख़ासतौर पे बाहर की क़यादत, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। वो किसी भी मामले में वाज़ेह नहीं है। फजल रहमान साहब ने एक जिस तरह बयान दिया है, उन्होंने जिस तरह करीब आने का इशारा दिया है, अब पीटीआई इसको किस तरीके से कैश करवाती है, मिल के क्या कहती है, उनके अगर कुछ खदशात हैं उनको किस तरह एड्रेस किया जाता है, वो बिल्कुल देखने से ताल्लुक़ होगा कि बाहर की क़यादत के किरदार के हवाले से पीटीआई जो है वो बिल्कुल नाकाम होती हुई नज़र आती है और तकसीम नज़र आती है। कौमी सलामती कमेटी कन्फ्यूजन भी नज़र आती है, गैर संजीदगी भी नज़र आती है। शायद उन्हें उस चीज़ की कोई जल्दी भी नहीं है। तो जिन रास्तों के ऊपर चल के उन्हें कुछ ना कुछ मिल सकता है या कोई एहतजाज कर सकते हैं या कोई इस तरह का माहौल बना सकते हैं, अपोजिशन जिसे कहना चाहिए, मतलब उनसे ज़्यादा आप देख लें कि अख्तर मैंगल, अचकज़ई और ये जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आते हैं। राजा नासिर अब्बास लामा, तो वो ज़्यादा फोकस नज़र आते हैं। यहाँ पे यकसुई नहीं है, यहाँ पे लड़ाई है। तो उस लड़ाई को किस तरह हल करते हैं। तो आखिर में मुआशी इशारी है, हुकूमतें छलांगे मार रही थी हुकूमत, तो अब वो पता चला है कि इनफ्लोज कम हुए हैं, करंट अकाउंट जो सरप्लस दिखाया जा रहा था वो भी खसारे में चला गया है। IMF का प्रोग्राम अभी तक हुआ नहीं है, वो उसकी बेचैनी के साथ उसका इंतज़ार है। और जिस तरीके से दौड़ें लगी हुई हैं वज़ीर आज़म वगैरह की बाहरले मुल्कों में, जो वही एक कॉस्मेटिक तरीके से। अब तो किसी ज़माने में तो ये होता था कि IMF का प्रोग्राम आता था तो उसके ऊपर ये बातें होती थी कि क्यों आया, ये क्यों हुआ है, ये तो गुलामी करने वाली बात है, इस तरह की ये हमने चीज़ें देखी हुई हैं। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाते थे तो कहते थे मांगने चले गए हैं और कुछ कॉल उठा गए तो शर्मिंदगी होती थी। अब तो बड़े फ़ख्र के साथ आगे बताया जाता है कि हमने मंजूर करवाया है इसको, इसी को बस पाकिस्तान की कामयाबी समझा जाए कि हमने कर्ज मंजूर करा लिया, या इसी को पाकिस्तान की कामयाबी समझा जाए कि हमें फ़लाँ मुल्क ने जनाब सब कर्जा दे दिया। तो माशी तौर पर इशारिये जो हैं परेशान कुन हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।